मित्रों नमस्कार। मैं एडवोकेट सुहेंदु जयपुरियार अपने इस चैनल जयपुरियार लॉ क्लासेस पर पुनः एक बार आपका स्वागत है। मित्रों, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आप लोग मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं और आप लोगों के पसंद करने के चलते सब्सक्राइबर की संख्या और व्यूअर की संख्या बढ़ रही है। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। मित्रों, आज मैं एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित। ये वीडियो है जो कि अभी पार्लियामेंट में उसको इंट्रोड्यूस किया गया है। जो बिल है उसको इंट्रोड्यूस किया है, उसके बारे में। यह है क्या? ये क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022। मैं बिल शब्द इसलिए बोल रहा हूं कि दोनों सदनों से पास जरूर हो गया है यह, लेकिन अभी प्रेसिडेंट की सहमति, उनका एसेंट मिलना बचा हुआ है। जैसे ही उनकी सहमति मिल जाती है, उनका अनुमोदन हो जाता है, यह एक्ट का रूप ले लेता है। अब सवाल यह उठता है कि यह बिल लाया क्यों गया, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि यह बिल जो है, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 जब एक्ट बनेगा तो प्रिजनर्स आइडेंटिफिकेशन एक्ट 1920 को रिप्लेस करेगा। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। जब क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 प्रेसिडेंट की सहमति जब इसे प्राप्त हो जाएगी तो यह एक्ट बनेगा, और एक्ट बनने के बाद यह प्रिजनर्स आइडेंटिफिकेशन एक्ट 1920 का रूप लेगा। अब सोचिए कि 1920 में प्रिजनर्स आइडेंटिफिकेशन बिल हमारे बने हुए थे और आज उससे 102 साल हो चुके हैं। तब से लेकर अभी तक में क्राइम के तरीके में बहुत अंतर आ चुका है। क्राइम का पैटर्न बहुत ही बदल चुका है और उसका जो मोडस ऑपरेंडी है वो बहुत ही बदल चुका है। लेकिन हमारे आइडेंटिफिकेशन का तरीका जो है वही 100 साल पुराना है। तो निश्चित रूप से पुलिस जो है वह कहीं ना कहीं क्रिमिनल से पीछे रह जाती है और जिस ढंग से क्राइम करता है उस ढंग से आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाता, इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाता। और जब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में सही में मुजरिम हैं जो सही में मुजरिम है उनको उसका बेनिफिट मिलता है और वह बड़े बड़े लॉयर्स को रखकर और बड़ी बड़ी फी अदा कर कानून के लूप होल्स को ढूंढ कर निकल जाते हैं। ठीक है ना, मतलब कि कानून के शिकंजे से बच जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि निर्दोष लोगों को ही सजा हो जाती है। ये बहुत सारे, मैं अपने इतने 26-27 साल के करियर में मैं बहुत बार ऐसा देखा हूं कि बहुत बार निर्दोष को ही सजा हो जाती है, क्योंकि पुलिस जिस ढंग से इन्वेस्टिगेट करती है, जो ऑब्सोलीट तरीका है, उसमें कहीं ना कहीं लूप होल्स रहते हैं जिसका कि फायदा क्रिमिनल्स को मिल जाता है। अब है कि अब यह तो आप समझ ही गए होंगे कि क्यों आवश्यकता पड़ी। इस एक्ट की क्यों, इस ढंग के कानून की आवश्यकता पड़ी। अब एक 1920 का जो एक्ट था, जो प्रिजनर्स आइडेंटिफिकेशन एक्ट 1920 का जो था, उसके प्रावधान क्या थे और वह किस ढंग से ऑपरेट करता था। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि प्रिजनर्स आइडेंटिफिकेशन एक्ट 1920 जो है वह सिर्फ और सिर्फ कन्विक्ट का ही डेटा जो है वो रिकॉर्ड करता था। कन्विक्ट भी कौन? जो जिन्हें की 1 साल से ऊपर की सजा हुई है और वह सजा भी सश्रम, मतलब रिगरस इम्प्रिजनमेंट 1 साल का हुआ है, वैसे लोगों का ही डेटा जो है वह एनसीआरबी के पास जाता था और वैसे ही लोगों का डेटा लिया जाता था। तो इसमें डेटा क्या क्या लिया जाता था यह भी जानना जरूरी है। उसमें फिंगरप्रिंट लिया जाता था, फूट प्रिंट लिया जाता था और फोटोग्राफ लिए जाते। आप जब जाएंगे पुलिस कंट्रोल रूम में तो आप देखेंगे, या फिर आप जब जेल में जाएंगे, ठीक है, पुलिस कंट्रोल रूम में तो फोटो लगे रहते हैं, लेकिन जब आप जेल में जाएंगे तो जेल में देखेंगे कि रिकॉर्ड होता है कन्विक्ट का, जो 1 साल से ऊपर की सजा जिन्हें हुई है, सश्रम कारावास की सजा हुई है, जिसमें उनका फोटोग्राफ रखा रहता है, उनका फिंगरप्रिंट रहता है और फुट प्रिंट रहता है। मतलब हाथ का, उनका हाथ, उंगलियों का
जो प्रिंट लिया जाता है और पैर का जो प्रिंट लिया जाता है वो रखा। और अब इतना ही काफी नहीं था। आज के क्राइम का जो दौर है, आपको पता है कि बहुत ही तरीके से करके मास्क बनने लगे हैं, पूरा चेहरा ही बदल दिया गया। तो फोटो ले लिया और चेहरा बदल गया। बहुत सारे क्रिमिनल्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि वो चेहरा बदल कर रह रहे हैं। मास्क आजकल लगा लेते हैं। मास्क भी ऐसा है जिसको कि पहचाना नहीं जा सकता। जो फिंगरप्रिंट है वो हाथ पर कुछ इस ढंग का ग्लव्स सुबह लगाते थे जिससे कि वो फिंगरप्रिंट से नहीं आ पाए। फुटप्रिंट की भी कुछ यही स्थिति थी। इसीलिए जो हमारा कन्विक्शन रेट था वो काफी कम है। अब यह पूछेंगे कन्विक्शन रेट जो है और देशों में क्या है, क्यों हमारा कम है? क्योंकि हमारा इन्वेस्टिगेशन का तरीका, हमारी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उनका तरीका ही ऑब्सोलीट रहा है। और लेकिन क्रिमिनल जो है उनके क्राइम का तरीका सोफिस्टिकेटेड। ऐसी स्थिति में हम चाह कर भी सही ढंग से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाते और उसकी रिपोर्ट नहीं आती। यही कारण है कि हमारे देश में जो कन्विक्शन रेट है वह 40% से नीचे, चाहे वह मर्डर का केस हो चाहे वह रेप का केस हो, 40% से नीचे, मतलब 40% से नीचे लोगों को ही सजा हो पाती है और 60% से ऊपर लोग जो अपराधी हैं वह बचकर निकल जाते हैं। जिसके चलते आपको पता है कि हम लोग के देश में कितना ज्यादा क्राइम है, लगातार क्राइम की संख्या बढ़ती रही है। जबकि अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे जो देश है और भी यूरोप के बहुत सारे देश हैं जहां पर ये क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट जैसा एक सिमिलर एक्ट वहां पर लागू है और वहां पर उनकी पहचान अत्याधुनिक तरीके से होती है। इसी कारण 90% से ज्यादा वहां पर कन्विक्शन रेट, मतलब कि जो मुजरिम है उसमें 90% लोगों को सजा होती ही होती है। और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में तो ऑस्ट्रेलिया में यह 97%, जबकि इंडिया में मैंने आप लोगों को बताया कि 40% से नीचे। इसी कारण यह बिल की आवश्यकता महसूस की गई। तो अब जो यह नया एक्ट बन रहा है और इधर समझिए बन ही गया है, प्रेसिडेंट की सहमति मिलनी है 1-2 दिन में, जो बन रहा है उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। दूसरी चीज है कि कौन सा किन लोगों का सैंपल लिया जाएगा, कौन कौन सा सैंपल लिया जाएगा और कौन लोग ऑथराइज हैं लेने के लिए, मैं इसकी चर्चा पहले करूँ। सबसे पहले क्या क्या सैंपल लिया जाए, जो ये बिल लाया गया है उसमें क्या क्या सैंपल का प्रावधान किया गया है। तो सबसे पहली चीज जो इसमें की गई है वह है पाम प्रिंट। पहले हम फिंगरप्रिंट की बात करते थे जिसमें कि फिंगर का प्रिंट लिया जाता था, अब पूरे पाम का प्रिंट उसमें जो है वह लिया जाएगा, ठीक है ना। पहली चीज तो है वो पाम का प्रिंट लिया जाएगा। दूसरा है आयरिस एंड रेटिना, ठीक है ना। आयरिस और रेटिना, जो आंख की पुतली है और जो रेटिना है उसका भी, उसको भी स्कैन किया जाएगा। आप देखते होंगे कि आधार कार्ड में हमारे आयरिस और रेटिना को स्कैन किया जाता है। तो हम चेहरा बदल सकते हैं, हम अपना फिंगरप्रिंट बदल सकते हैं, फुटप्रिंट बदल सकते हैं, लेकिन हम अपना आइरिस और रेटिना को कैसे चेंज करेंगे, तो संभव नहीं है। इसीलिए इसमें आइरिस और रेटिना की स्कैनिंग की बात कही गई है। तीसरा क्या कहा गया है, तीसरा इसमें जो है बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स की बात कही गई, जिसमें सिग्नेचर और हैंडराइटिंग। सिग्नेचर और हैंडराइटिंग भी ऐसी चीज है जिसको कि हम बदल नहीं सकते। यदि हम बदलते हैं, चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो फॉरेंसिक लैब जो है वो उसको पकड़ लेता है। कितने भी तरीके से हम चेंज करने की कोशिश करें अपने हैंड राइटिंग को, अपने सिग्नेचर को, लेकिन फॉरेंसिक लैब उसको पकड़ लेगा। तो बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स जिसमें सिग्नेचर और हैंड राइटिंग है उसका सैंपल लेने की बात कही गई है। और चौथा है फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सैंपल। यह बहुत ही इफेक्टिव है यह चीज, पहले फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सैंपल, इससे तो बचना ही बहुत मुश्किल है। अब इसमें है कि जैसे ब्लड सैंपल आपका लिया जाए, तो ब्लड सैंपल लिया जाएगा तो आपका ब्लड ग्रुप, आपका आरएच फैक्टर, सारा चीज जो है वह मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद सीमेन, हम सीमेन को भी चेंज नहीं कर सकते, सीमेन का सैंपल लिया जाएगा, उससे भी पता चल जाएगा कि क्रिमिनल की पहचान होगी। फिर आपका हेयर सैंपल लिया जाएगा, बाल को तोड़ कर रखा जाएगा
और हो सकता है कि उसका डीएनए टेस्ट भी हो। हालांकि डीएनए टेस्ट की बात इसमें नहीं कही गई है, लेकिन इसमें कहा गया है कि इसके अलावा और भी जो सैंपल हैं, जो टेस्ट है हुआ, तो डीएनए टेस्ट भी हो सकता है। तो डीएनए टेस्ट होगा तो उससे तो बचना बहुत ही मुश्किल है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए बलात्कार की पीड़िता है, उसको बच्चा हो गया और पता नहीं चल रहा है कि कौन व्यक्ति ने बलात्कार किया है। वो गूंगी है, बहरी है, हो सकता है कि अंधी भी हो। बहुत बार ऐसे केस में बलात्कार भी होता है। तो वह जो बच्चे का डीएनए सैंपल है और जो क्रिमिनल का जो रिकॉर्ड है, उसके डीएनए सैंपल से इमीडिएटली मैच कराकर पता लग जाएगा कि कौन बलात्कारी रहा है। ठीक है, तो यह तो आपका यह फायदा एक होगा। इसके अलावा क्या है, स्वैब टेस्ट लिया जाएगा और उन सबकी एनालिसिस। ठीक है, इतनी सारी चीजें हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि इतनी सारी चीजों का जब टेस्ट लिया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा, सैंपल लिया जाएगा, उसकी एनालिसिस की जाएगी, तब ऐसी स्थिति में क्या बचना संभव होगा क्रिमिनल का। तो जो कन्विक्शन रेट हमारा 40% है, हमारा कन्विक्शन रेट भी 90% से ऊपर होगा। और तब ऐसी स्थिति में देश में शांति की स्थापना भी होगी, कानून व्यवस्था की स्थापना भी होगी। रूल ऑफ लॉ के तहत तो हम रहते ही हैं, लेकिन जो कुछ कुछ आतंकवादी घटनाएं घट रही है, जो बलात्कार की घटनाएं घट रही है, जो इतने सारे अपराध हो रहे हैं, उन पर भी नियंत्रण नहीं। अब यह सवाल उठता है कि किनका किनका सैंपल लिया जा सकता है। जैसे कि 1920 के एक्ट की बात मैं कर रहा था, ठीक है, जो प्रिजनर आइडेंटिफिकेशन 1920 की बात मैं कर रहा हूं, तो इसके सेंटेंस को आप देखिए, इसके वर्ड को देखिए, प्रिजनर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 1920। तो प्रिजनर्स आइडेंटिफिकेशन एक्ट का मतलब हुआ कि जो प्रिजनर थे उनका ही सैंपल लिया जाएगा। वो भी सैंपल क्या, फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट और उनका फोटोग्राफ, जिसको कि आसानी के साथ आजकल बदला जा सकता है यहां पर। और वह भी किसका, जो 1 साल तक की सजा पाए हुए हैं और जो वह कन्विक्ट हैं, जो जेल में हैं, उनका ही सजा, बल्कि किसी बाहर के क्रिमिनल का नहीं। इसमें क्या प्रावधान किया गया, इसे प्रावधान किया गया जो कन्विक्ट हैं उनका तो यह सब सैंपल लिया ही जाएगा। दूसरा, जो एक्यूज है, जो पकड़ा कर आए हैं, जिनकी गिरफ्तारी हुई है, जिनका किसी अपराध में नाम आया है, उनका भी यह सभी सैंपल लिया जाए। तीसरा, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत भी यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, अर्थात शक के आधार पर भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, तो उसका भी सैंपल लिया जाए। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति क्राइम कर यदि भागना चाहे, ठीक है, तो वह बच नहीं पाएगा। एक बार उसने क्राइम मान लीजिए कर लिया और वह पकड़ा गया, पुलिस की कस्टडी में आ गया, तो यह सारे सैंपल तो लिए जाएंगे। और ये सारे सैंपल कहां चले जाएंगे, नेशनल क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के पास वह चला जाएगा। ठीक है, तो जब नेशनल क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के पास ये चला जाएगा, तब ऐसी स्थिति में कोई भी एजेंसी वहां से, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, वहां से उसको ले सकती है। अब सपोज करिए किसी घर में चोरी हुई और चोर ने जगह जगह पर अपने हाथ का निशान डाला, तो हाथ का निशान डाला तो वह जब उसको उठाया जाएगा, उस पान के सैंपल को, और उसको नेशनल क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के पास भेज दिया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में पता चल जाएगा कि किसके पाम का प्रिंट यह है या फुट प्रिंट किसका है। या तो सपोज करिए किसी व्यक्ति ने किसी के साथ बलात्कार किया और वहां पर कुछ सैंपल मिला बालों का, ठीक है ना, वो लड़की ने प्रोटेस्ट किया होगा, बाल पकड़ा होगा, नोचा होगा, उसके हाथ में कुछ बाल, तो उस बाल का भी सैंपल चूंकि लिया गया है क्रिमिनल का, तो उस बाल के सैंपल से वह पता लगाया जा सकेगा कि क्रिमिनल कौन है। यदि एक बार भी वह व्यक्ति पकड़ा गया और उसका सैंपल लिया गया, तो वह रिकॉर्ड हो जाएगा, और रिकॉर्डिंग के बाद उसका उसे पता लगाया जा सकता है कि किस व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया। अभी तो बहुत बार ऐसा होता है, घटना को अंजाम दे दिया जाता है और पता ही नहीं चलता है, पुलिस ढूंढते रह जाती है। अब यह है कि यह सैंपल जो है वो कितने सालों तक रखा जाएगा। तो नेशनल क्राइम कंट्रोल ब्यूरो इस पूरे सैंपल को 75 साल तक अपने पास स्टोर कर रखेगा, ठीक है ना। इसका स्टोरेज जो होगा 75 साल तक, लेकिन इसमें एक प्रावधान भी किया है, यदि कोई व्यक्ति सजा से छूट गया है, ठीक है ना, सजा से मुक्त हो गया है,
उसको डिस्चार्ज कर दिया गया है, एक्यूट कर दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में उसके डाटा को वहां से हटा दिया। यदि उसे निर्दोष करार दिया गया है सभी अदालतों से, तो उसके डेटा को वहां से हटा दिया। अब यह बात आती है कि इसको कलेक्ट कौन कर सकता है। तो यदि कन्विक्ट है कोई व्यक्ति, तो जेल के जो वार्डन है, ठीक है ना, वह इसको कलेक्ट कर सकते हैं सैंपल। और वहां पर एक बात जो बहुत स्पष्ट की गई है कि जो वार्डन है वह हेड वार्डन से नीचे के रैंक का नहीं है। जेलर कर सकते हैं और लेकिन हेड वार्डन से नीचे का नहीं होना चाहिए। मतलब हेड वार्डन से ऊपर का ही कोई व्यक्ति जेल में ये सारे सैंपल को कलेक्ट कर सकता है और वो व्यक्ति ना नहीं बोल सकता। ऐसी स्थिति में उससे फोर्सिबली उससे वो कलेक्ट किया जाएगा। यदि नहीं देना चाहता तो माना जाएगा कि सरकारी कार्य में उसने बाधा डाली। दूसरी चीज कि पुलिस जो है, पुलिस भी कलेक्ट करती है, ठीक है ना, इन्वेस्टिगेशन तो वही करती है, तो पुलिस कलेक्ट कर सकती है। तो पुलिस में कौन कलेक्ट कर सकती है? जो हेड कांस्टेबल रैंक से ऊपर के अधिकारी हैं और जो मान लीजिए आईओ हैं, इंस्पेक्टर हैं थाने के, वह इन सारी चीजों को कलेक्ट करते। यह बार बार विवाद हो रहा था कि बहुत ही नीचे के अधिकारी को जो है वह ये कलेक्ट करने का अधिकार दे दिया गया। तो वह कलेक्ट कर सकते हैं, एनालिसिस तो नहीं कर सकते हैं। एनालिसिस तो फिर फॉरेंसिक लैब करेगी, तो इसीलिए इससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। अब यह सारी चीजें तो प्रावधान। अब इसका फायदा क्या होगा, ठीक है ना, यह बार बार ये डिबेट का विषय है। विरोध विपक्ष जो है बार बार इस पर विरोध भी करता रहा है कि अब इसका फायदा क्या होगा। सबसे पहला फायदा यह होगा कि इससे कन्विक्शन रेट जो बढ़ेगा, ठीक है ना, कन्विक्शन रेट जो है वह बढ़ेगा। दूसरा है जो निर्दोष लोगों को सजा होती है वह सजा नहीं होगी। अब कैसे नहीं होगी, मैंने बहुत बार देखा और आप तो सब भी जो वकील हैं जानते हैं, या फिर जो वकील नहीं वो भी जानते हैं। जब इन्वेस्टिगेशन किया जाता है पुलिस के द्वारा, तो डायरी में कोई निर्दोष व्यक्ति का नाम डाल दिया जाता है और चार्जशीट में कह दिया जाता है कि यह व्यक्ति को दोष सिद्ध होता है। कैसे होता है, नहीं होता है, तो पुलिस का अपने इन्वेस्टिगेशन का बेग तरीका है। अब पुलिस जब चार्जशीट सबमिट करेगी तो उसको इस बात का जवाब देना, ठीक है, कि आपने जो इन्वेस्टिगेशन किया उसमें क्या क्या फाइंडिंग्स आपकी थी और किस आधार पर आपने कहा कि यह दोषी है। मान लीजिए यदि कोई क्रिमिनल है तो उसका डेटा तो वहां पर है, तो वह, और जिस व्यक्ति को पकड़ा गया उसका डेटा लिया गया, तो वह डेटा के एनालिसिस में कहीं से मैच ही नहीं कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में पुलिस के ऊपर भी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा, ठीक है। इसके अलावा मित्रों जो कन्विक्शन रेट जो है वह काफी ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो मित्रों यह सारे जो फायदे हैं, और वकील को भी इसका फायदा काफी ज्यादा है। इसलिए फायदा है कि हम लोग निर्दोष को बचाने का काम करते हैं। तो जब हमारे पास सही एनालिसिस होगी, सही इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आएगी, तो हम उसको ढंग से बचा पाएंगे। तो मित्रों मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए यूजफुल होगा और आप इसका फायदा भी उठाएंगे। तो धन्यवाद। और आप लोगों ने अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को भी पुश कर दें, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।